हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट पेपर सीरीज सेकंड। हमारे इंस्टीट्यूट ने जो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज अवेलेबल कराई है उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर को क्यों डिस्कस नहीं किया? फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर को जल्द ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूं इस बार आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर को डिस्कस करने के लिए, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम सेकंड सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सर लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करिए, एलआर को डिस्कस करिए। एलआर को भाई देखिए, एलआर को मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर अब टारगेट रखते हैं, देखिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, दोनों मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ हर बार और अभी भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर इस वीडियो पे व्यूज़ का टारगेट रखते हैं। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, व्यूज़ का टारगेट रखते हैं यहाँ पर। इस वीडियो में जिस दिन हमारे 3 के व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन आपको एलआर का लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। एलआर मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, एलआर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू ही देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 2:5। If there are 280 students in a school, find the number of girls in a school। देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ का हमें रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो अवेलेबल है? 2:5। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? 280। हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल। अब देखिए, मैं इसको ऑप्शन के थ्रू आपको सॉल्व करा देता हूँ, आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 200, 250, 150 और 100। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 280। हमसे पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछिए तो ऑप्शन में भी हमारे पास क्या दिया होगा? नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी होंगी। क्लियर है? यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दी होगी? नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी होंगी। तो देखिए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स में मान के चलता हूँ 200 है, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हो जाएंगे? 80। इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। इसको और कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो देखिए, हमारा यही रेशियो आ रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार और बता देता हूँ, देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 2.2:5। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:5। कह रहा है इफ़ देर आर 280 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, जो टोटल स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं स्कूल में 280 हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ए स्कूल, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताइए स्कूल में कितनी होंगी। तो ऑप्शन में भी नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट मान के चलते हैं, तो 200 गर्ल्स हैं, 200 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? 80। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर? 2:5, और हमें दिया हुआ भी था कि रेशियो कितना है? 2:5। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है द थर्ड प्रपोर्शन टू 9 and 25। हमें थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तो थर्ड पोर्शन हम कह देते हैं लेट थर्ड प्रपोर्शन हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बी एक्स, यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए 9/25 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 9x इजिक्वल टू 25 × 25 कितना हो गया? 625। तो x इजिक्वल टू कितना आ जाएगा? 625 डिवाइडेड बाई 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? आइए थर्ड एमसीक्यू देखिए। थर्ड में यहाँ पर हमें दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5/2, फिर इनटू में 9 डिवाइडेड बाई 3√3 की पावर 7/2 इनटू में 9। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा कर सकते हैं। रूट है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2, और कंप्लीट की पावर कितनी है? 5/2।
9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको साइड में सोल्व करा रहा हूँ, 3 इंटू में √3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 √3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 3, 1 + 1/2, तो 3 की पावर कितनी हो गई 3/2। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। इस कंप्लीट की पावर कितनी थी यहाँ पर 7/2। क्लियर है। आइए आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5/4 इंटू में, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई 5, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना 3 का स्क्वायर की पावर कंप्लीट कितनी है 5/2, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 5 इंटू में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 21/4 इंटू में कितना है 3 की पावर 2। आइए देखिए 5 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगी पावर 2 बचेगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पर सभी का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 3 की पावर 5/4 + 2 डिवाइडेड बाय कितने 3 की पावर 21/4। क्लियर है। एलसीएम लीजिए यहाँ से। देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 यहाँ से 5 प्लस, अब देखिए कितना हो जाएगा 8 + 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 21/4। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया 3 की पावर 21/4 और 3 की पावर 21/4 कैंसिल होकर कितना आ रहा है हमारा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। फोर्थ देखिए, फोर्थ लॉगरिथम से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ है log 8 का बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 का बेस 9 इंटू में log 10 का बेस 4। हमें इसको सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पर log b का बेस a अवेलेबल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाय log a। सेम प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ से log 8 डिवाइडेड बाय log 3 इंटू में कितना हो जाएगा 1 log 16 डिवाइडेड बाय log 9 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर log 10 डिवाइडेड बाय log 4। अब देखिए यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 3 इंटू ये तो ऊपर चला जाएगा log 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 log 3 डिवाइडेड बाय log 16 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 log 2 इंटू ये भी अगेन ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 10। अब देखिए log 10 यहाँ पर बेस 10 है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बेस नहीं दिया होता तो अंडरस्टूड है कि 10 है। तो log 10 का बेस 10 कितना होता है हमारा 1 होता है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए। देखिए log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, और log 10 का बेस 10 मैंने आपको बताया कितना होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 3 log 2। और यहाँ पर हमारे पास बेस कुछ नहीं अवेलेबल तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर log का बेस कितना होगा 10। तो ये कितना हो जाएगा log 2 का बेस 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में दिया हुआ है यहाँ पर p/q इज इक्वल टू दिया हुआ है -2/3। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया -2 और q इज इक्वल टू कितना हो गया 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है 2p + q डिवाइडेड बाय 2p - q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 × p की वैल्यू कितनी थी -2 प्लस q की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पर 2 × p की वैल्यू कितनी है -2 और -3। तो आइए सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा -4 + 3 डिवाइडेड बाय
माइनस का 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये माइनस का 1 और ये कितना हो गया, माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल MCQ, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 6 देखिए, 6 में कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 14x + k = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पर फर्स्ट रूट यदि हमारा अल्फ़ा है तो सेकंड कितना हो जाएगा, 1/α, क्योंकि कह रहा है जो फर्स्ट रूट है उसका जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फर्स्ट यदि रूट्स a है तो सेकंड 1/a होगा, फर्स्ट रूट b है तो सेकंड 1/b होगा। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि फर्स्ट अल्फ़ा है तो सेकंड कितना हो जाएगा, 1/α। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना होता है, सभी को पता है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना होता है, c/a। क्लियर है, आइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, देखिए अल्फ़ा इंटू में 1/α, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल = c/a, तो c/a = कितना आ गया, 1। क्लियर है, अब देखिए c की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है और a की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x² - 14x + k = 0। तो x² का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, a, b² का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, b, और जो कांस्टेंट बचता है ये हमारा क्या है, c की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है और a की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये पुट कर लेते हैं, तो देखिए c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 = 1, तो k = कितना आ जाएगा, 3, जब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो सिंपल सा आपको देखना है कि यहाँ पर कह रहा था कि जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो आप फर्स्ट को अल्फ़ा मान लीजिए, सेकंड को 1/α। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, c/a यहाँ पर, तो सिंपल सा आप कर लीजिए c/a, c की वैल्यू भी अवेलेबल है, a की वैल्यू भी अवेलेबल है, आप पुट करेंगे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। और ये 7 देखिए, 7 में कह रहा है इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 0 इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रूट जो हमें फर्स्ट रूट दिया हुआ है वो है 2, इक्वेशन है हमारे पास x² - 3x + k = 0, और जो इसका फर्स्ट रूट है यानी वन रूट्स जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, = 2। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि x के प्लेस पर 2 पुट करना है, जो फर्स्ट रूट है रूट्स को हम पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + k = 0। तो देखिए कितना हो गया, 4 - का 6 + k = 0। तो यहाँ से कितना आ गया, -2 + k = 0, k कितना आ गया, 2, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको रूट्स दिए हुए हैं। रूट्स नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट रूट्स जो है हाफ है, सेकंड डबल है, तो इस टाइप्स के रूट्स जो हैं प्रोडक्ट के सम से निकलते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना पड़ता है, सम ऑफ द रूट्स करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। आइए 8 देखिए, 8 में कह रहा है ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस परसेंटेज 7 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल फ्रेश वन वर्क 5 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली, बट द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 35 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। द सिचुएशन कैन एक्सप्रेस एज, देखिए कह रहा है ऑन एन एवरेज जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो एक दिन में 7 यूनिट्स को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेशर हैं वो 5 यूनिट्स डेली प्रिपेयर करते हैं, और एम्प्लॉयर चाहता है कि वो अपना आउटपुट एटलीस्ट 35 यूनिट्स को मेंटेन करके रखें। यहाँ पर एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम प्रोडक्शन 35 यूनिट का होना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। क्लियर है, एक वर्कर यहाँ पर कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगा, वो एक्सपीरियंस है तो 7 यूनिट्स और फ्रेशर है तो 5 यूनिट। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो हमने वर्कर लगाए हैं एक्सपीरियंस को हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर x और फ्रेशर को y। तो देखिए जो इक्वेशन हमारी ड्रॉ होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 7x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 यूनिट्स। क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट की कंडीशन है कम से कम 35 यूनिट्स कि 35 यूनिट्स तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी यूनिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वर्कर मिलकर ही तो यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे, उन दोनों को कह रहा है कि एटलीस्ट 35 होनी चाहिए। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 9th देख लेते हैं।
नाइन्थ में कह रहा है इफ़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5 द इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है। तो देखिए इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था यहाँ पर कि कभी भी हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब बात आती है कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें फाइंड आउट करना है, और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास अवेलेबल है। तो अर्थमेटिक मीन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है 8, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास में रूट में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5। क्लियर है। तो देखिए अभी आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर जाके किस में होगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया हमारा 16। क्लियर। यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें पुट कर देना है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या ड्रॉ होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ये हमने डिस्कस किया है 9th MCQ को। आइए 10th देख लेते हैं। अब 10th में थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि 10th मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस नहीं किया था। इनइक्वलिटी में अभी हमारा सेकंड पार्ट लेक्चर का पेंडिंग है, जल्दी अवेलेबल कराता हूँ। अभी कोविड से रिकवर हुआ हूँ तो गाइस थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपको जल्दी लेक्चर अवेलेबल करा दूँगा। आइए 10th देख लेते हैं। देखिए 10th में हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल हैं। यहाँ पर कह रहा है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10, और सेकंड जो अवेलेबल है वो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट कह रहा है इंक्लूड्स द ओरिजिन, सेकंड कह रहा है इंक्लूड द पॉइंट 4 और 3। वो हम चेक कर लेंगे कि पॉइंट 4 और 3 आएगा या नहीं आएगा, विच वन इज करेक्ट। तो देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। यदि मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। क्लियर है। सेम एज आपको यहाँ करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आप पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो देखिए जो हमारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो 4 और 3 तो आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि हमारा जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कह रहा है इंक्लूड द पॉइंट 4 और 3। हम इसका ग्राफ ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ध्यान से थोड़ा। देखिए ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। क्लियर है। आइए तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5 सेम है। यहाँ से आप नंबर डालिए 1 2 3 4 5। एग्ज़ाम में इस टाइप के जो MCQ में बहुत रेयर आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि ग्राफ अवेलेबल शायद नहीं कराया जाता, श्योर नहीं हूँ मैं अब, बट नो प्रॉब्लम। हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जब x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू कितना आया है, हमारा 10 आया है। क्लियर है। तो देखिए 10 कितना हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर 2 4 2 4 6 8 और 10, तो y इज इक्वल टू 10 आया है। तो सभी को आप 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 6 8 और 10। इसको भी 2 4 6 8 और 10।
अदरवाइज़ ग्राफ हमारा काफ़ी लेंथी हो जाता। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है -5। तो -5 हमारा कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब देखिए इंक्लूड द ओरिजिन होगा या नहीं होगा, इस बात का पता लगाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी इनइक्वलिटी की इक्वेशन दी हुई थी उसमें आपको 0 पुट करना है। 0 पुट करके देखना है कि उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, y के प्लेस पर भी और x के प्लेस पर भी। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ, 2 × 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 10। तो 0 यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10 होगी। क्लियर है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यदि 0 - 0 पुट करता हूँ तो लेस देन इक्वल टू 5 के होगी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारा ग्राफ है वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरीके से। क्लियर है। और इस MCQ को काफ़ी डिटेल्स में हम जब डिस्कस करेंगे, जब मैं इनइक्वलिटीज़ का सेकंड लेक्चर आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो देखिए यहाँ से हमें इतना पता लगता है कि इंक्लूड्स द ओरिजिन, ओरिजिन इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ओनली फर्स्ट को फॉलो करेगा, सेकंड नहीं करेगा, क्योंकि कह रहा है इंक्लूड द पॉइंट 4 एंड 3। 4 एंड 3 तो दूर से दूर तक नहीं आएगा। आइए 11 देख लेते हैं। देखिए 11th में a इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसने 1/√2 1 1 -1 1। क्लियर है। कह रहा है यहाँ पर a का ट्रांसपोज इनटू में a इज इक्वल टू a इंटू a का ट्रांसपोज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा इसको चेक करना होगा। तो चेक कर मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना ये एक आइडेंटिटी है कि ये कभी भी ए के ट्रांसपोज करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं इसको, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल है 1 1 -1 और 1। मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमें सिंपल से क्या करना होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना होता है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1, ये कितना आ गया -1, ये 1 1। क्लियर है, ये हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ए मैट्रिक्स भी अवेलेबल है और इसका ट्रांसपोज मैंने आपको दिखाई दिया। ट्रांसपोज करके क्या आएगा आपका, ये आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करिए, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 0 0 में। क्लियर है। इस टाइप से आपकी जो है मैट्रिक्स फॉर्म होगी। मैं दिखा देता हूँ 1 0 0 1। तो ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 12th MCQ देखिए। 12th MCQ को भी मैं आपको यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। 12th MCQ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल MCQ है। हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब देखिए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए ना मैं आपको सिंपल सा पहले स्टेप ही बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ पर 3 से 4 स्टेप हमें फॉलो करनी होती है ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए। स्टेप्स क्या क्या होती है नोट करिए। सबसे पहले हमें जो है माइनर फाइंड आउट करना होता है। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मैं अभी ये नहीं बताने वाला हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, यहाँ पर हमें जो है माइनर फाइंड आउट करना होता है। सेकंड हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है। थर्ड हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है। और फोर्थ उसमें हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं किसका, ए इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ए इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। देखिए एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर चाहिए। तो इसलिए हमें ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करनी होती है एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट तो हमें फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है ABCD, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, AD - CD CB। इस तरीके से मेरे पास मैट्रिक्स है तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब देखते हैं हमारे पास MCQ किस टाइप से अवेलेबल है और उसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये इतना लंबा चौड़ा करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप माइनर फाइंड आउट करें, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करें, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करें, फिर आप इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा एग्जाम में।
आइए अब 12th MCQ देखिए। 12th MCQ हमें किस तरीके से सोल्व करना है, यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है ABCD, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे बड़ा पंगा कहाँ पर आता है, एडजॉइंट ऑफ A को फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो वेरिएबल से रिलेटेड MCQ हो या डिजिट से रिलेटेड MCQ हो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आसान है, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 1/AD माइनस CB। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है ना, देखिए जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर, इसको आपस में आपको इंटरचेंज कर देना है। A के प्लेस पर D कर दीजिए और D के प्लेस पर A, और आप इनका साइन चेंज कर दीजिए। B का साइन चेंज कर दीजिए और C का साइन चेंज कर दीजिए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन C। क्लियर है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, फिर एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देना है। A के प्लेस पर D, D के प्लेस पर A, और इनका आपको साइन चेंज करना है। साइन किसका चेंज करना है हमेशा ध्यान रखना है, जैसे C11 C12, तो यहाँ पर जो भी हमारा ओड डिजिट में है हमेशा उसका साइन चेंज होता है, ना कि इवन में। जैसे 2 4 6 8 10, इनका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। 3 5 7 इस टाइप से उनका साइन चेंज होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका साइन चेंज करना पड़ेगा, B का और C का। यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल होती A माइनस का B, C और D, तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखिए A के प्लेस पर D हो जाएगा और D के प्लेस पर A, हमें इसका साइन चेंज करना है, ये B आ जाएगा, लेकिन C पॉजिटिव है तो माइनस का C आएगा। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। बिल्कुल सिंपल वे में आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना। आप माइनर के को फैक्टर के चक्कर में पड़िए ही मत, इस तरीके से आप इसको ईजिली सॉल्व कर लीजिए। आइए 13 MCQ से अभी सॉल्व कराता हूँ। पहले आप डायरेक्ट जंप करिए MCQ नंबर 34 पे। सबसे पहले 34 MCQ देखिए। MCQ में कह रहा है, इन ए सर्वे 300 कंपनी, द नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग डिफरेंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड रेडियो और टेलीविजन टी एज फॉलो। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको एक फार्मूला नोट्स कराया था। फार्मूला कुछ इस टाइप से है, A यूनियन B यूनियन C। तो इसके लिए क्या हो जाता है, NA प्लस NB प्लस NC माइनस हम करते हैं क्या, A यूनियन B माइनस B यूनियन C माइनस C यूनियन A। क्लियर है। और प्लस कर देते हैं जो तीनों में इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला आपका 34 में एप्लीकेबल होगा। हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है, देखिए हमें सब चीज़ का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है कि न्यूज़पेपर के कितने यहाँ पर कंपनी जो यूज करती है, न्यूज़पेपर कितना करते हैं, रेडियो कितना करती है, टेलीविज़न कितना करता है, सभी का डेटा अवेलेबल है। जो दोनों में कॉमन है उनका डेटा भी अवेलेबल है, जो तीनों में कॉमन है उनका डेटा भी अवेलेबल है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग नन ऑफ दिस मीडिया, किसी भी मीडिया का यूज नहीं करती, हमें वो कंपनी बतानी है। तो सबसे पहले मैं उन कंपनी को मुझे फाइंड आउट करना होगा कि जो तीनों को यूज करती हैं। क्लियर है। हम यानी मुझे सबसे पहले यूनियन फाइंड आउट करना होगा। यूनियन यदि मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि कितनी कंपनी ऐसी हैं जो किसी भी मीडिया का यूज नहीं करती। तो देखिए NA मेरे पास कितना दिया हुआ है 200, NB दिया हुआ है 100, NC दिया हुआ है यहाँ पर 40। ABC का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पर A के प्लेस पर यहाँ पर है हमारा N, B के प्लेस पर है रेडियो और C के प्लेस पर है टेलीविज़न यानी T। तो 40। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 50 माइनस 20 माइनस 25 और प्लस का 5। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है आइए देख लेते हैं। तो 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस कर लीजिए आप यहाँ से 50 माइनस का 20 माइनस 25 और प्लस का 5। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 250 आ रहा है। एंड 250 ऐसी है जो यहाँ पर किसी ना किसी मीडिया का यूज कर रही हैं। 250 कंपनियां ऐसी हैं जो एक ना एक मीडिया का यूज कर रही है। तो कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो किसी भी मीडिया का यूज नहीं कर रही, टोटल कितनी कंपनी है 300। तो आपको सिंपल सा क्या करना है,
300 में से माइनस कर देना है किसको, 250 को। यहाँ पर 300 में से जैसे आप 250 माइनस करेंगे तो 50 कंपनी ऐसी हैं जो किसी भी मीडिया का यूज नहीं करती हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ पर एक MCQ और अभी देख लेते हैं साथ साथ 35। आइए 35 MCQ को देखिए। ए दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4, बी हमें दिया हुआ है 2 4 6 8। क्लियर है। कह रहा है जो ए फंक्शन है वो बिलोंग करता है बी से। देखिए हमसे फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है, एफ इनवर्स हमसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो देखिए सिंपल सा क्या होता है, कम्प्लीटली कंफ्यूज कर रहा है कि आपको F1 दिया हुआ है 2 है, F2 4 है, F3 6 है, कम्प्लीटली कंफ्यूज कर रहा है। कोई इनका लेना देना नहीं है। F4 8 है, हमें भी दिख रहा है भाई 2 है 4 है 6 है 8 है। हम क्या करेंगे इसका जानकर, तो हमसे कह रहा है कि आप इन्वर्स बता दीजिए कितना होगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जब यहाँ पर ए बिलोंग करता है बी से, हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो बी बिलोंग करेगा किससे, ए से। तो आपको जो कंपेयर करनी है वो जस्ट अपोजिट करनी है। 2 की 1 से हो जाएगी, 4 की 2 से कंपेयर होगी, 6 की 3 से हो जाएगी और 8 की 4 से होगी। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से बनेगा, 2 की 1 से होगी, 4 की 2 से होगी, 6 की 3 से होगी और 8 की किससे हो जाएगी, यहाँ पर 4 से। क्लियर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। ये 2 MCQ सर आपने पहले क्यों डिस्कस कर लिए, इजी थे इसलिए डिस्कस किए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में से MCQ जो आते हैं वो समझ में नहीं आते। मुझे यहाँ पर बताइए दोनों में से कौन सा MCQ ऐसा है जो कि यहाँ पर हार्ड दिया हुआ है, आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th MCQ में हो सकती है। 12th MCQ भी मैंने शॉर्ट से शॉर्ट वे में बताया है आपको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 11th MCQ में आप कॉन्सेप्ट जाके देख लीजिए, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। 10th मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया, 9th अच्छे से डिस्कस किया है, 8 अच्छे से डिस्कस किया, उससे पहले की तो सारे ही अच्छे से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर 13 MCQ से डिस्कस करने हैं, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 13 से हाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा स्टार्ट हो जाता है। आइए देखते हैं 13 MCQ। देखिए 13 में कह रहा है 2 इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द 2 लोन्स एड्स अप टू 960 रुपीज़ फॉर 4 ईयर। फाइंड आउट द सम लेंट आउट। कह रहा है कि 2 इक्वल सम्स को हमने जो है लेट आउट करा है कितने पे, 7% और 5% सिंपल इंटरेस्ट पे रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट जो हमें अर्न करना है दोनों को कंबाइंड करके, दोनों को मिला के कितना करना है यहाँ पर 964 ईयर के लिए। फाइंड आउट द सम, सम बताइए कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा सम है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है हमें 13। यहाँ हम मान लेते हैं कि जो हमने सम इन्वेस्ट किया है, सम इन्वेस्ट इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स एक कराया हमने 7% पे, कितने ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, प्लस सेकंड जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने परसेंट पे किया है, 5% पे किया है, और कितने ईयर के लिए, 4 के लिए, इज इक्वल टू दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर कितना होना चाहिए। जो यहाँ पर इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 960। क्लियर है। इंटरेस्ट कितना होना चाहिए हमारा, 960 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 4 28x डिवाइडेड बाई 100, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 960। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं तो 100, ये कितना हो जाएगा देखिए 48x इज इक्वल टू 960। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो गया 960, इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी आ रही है हमारी, 2000 यानी 2000। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाएगी कि अब ऑप्शन देखते हैं। वो ऑप्शन में यहाँ पर 2000 अवेलेबल है नहीं है। ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी 5000 और ऑप्शन डी 6000। तो यहाँ पर मज़े वाली बात हो जाती है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि 2 सम हमने इन्वेस्ट किया, 2 इक्वल सम्स। स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि 2 इक्वल सम्स हमने इन्वेस्ट किया है।
एक 5% पे और एक 7% पे 4 ईयर के लिए। लेकिन हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट किया ये कितना है, एक सम यानी 2000, कि 2000 हमने इसमें इन्वेस्ट किया प्लस 2000 हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया जब हमारे पास 960 रुपये आए हैं। क्लियर है। आप एक्स के प्लेस पर 2000 रख कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2000 आप पुट करिए, हमारा आंसर क्या आएगा 960। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्योंकि 2000 हमने किस पे करें हैं, 7% पे इन्वेस्ट करें, प्लस 2000 हमने किस पे इन्वेस्ट करें, 5% पे करें। तो टोटल हमने कितना सम इन्वेस्ट किया है, 4000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए 14 MCQ देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए काफ़ी आराम से डिस्कस कर रहा हूँ आपके MTP को यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 में कह रहा है इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स 20,800 इन 5 ईयर एंड 22,720 इन 7 ईयर, फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है जो सम है यहाँ पर सम ऑफ मनी है 5 साल में 20,800 हो जाएगी और 7 साल में 22,720 हो जाएगी। हम बताइए कि हमने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है 5000। अब मैं 5000 को लगाता हूँ 6% पे, तो जाहिर सी बात है कि वो 5 साल में यहाँ पर 4 गुनी तो होनी जाएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी दिया हुआ है इन्होंने 16,000 6% के रेट से। तो आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पर 16,000 में मान के चल रहा हूँ कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और रेट कितना हो जाएगा 6%। आइए देखते हैं कि 5 साल में हमारे पास कितना आना चाहिए 20,800। तो देखिए 16,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 5, 20 से 20 कैंसिल हो गए। आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से 5 6 कितने होते हैं 30 इंटू में 160, इसकी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 20,800 आ रहा है या नहीं आ रहा। 160 इंटू में 30, देखिए कितना था यहाँ पर 16,000। तो 16,000 डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल। और कितने ईयर के लिए था यहाँ पर 5 ईयर के लिए। तो देखिए 160 इंटू में 30 करने पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 4800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अब देखिए 4800 रुपये हमारे पास कितना आया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। हमसे कह रहा था कि जो अमाउंट 20,800 हो जाता है। तो देखिए 16,000 हमने इन्वेस्ट किया है, इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए 4800 को, तो कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 5 साल में 20,800 रुपये हमारे पास अवेलेबल हो जा रहे हैं। क्लियर है। आइए 7 ईयर में देख लेते हैं। 7 ईयर में 22,720 होंगे या नहीं होंगे, हो जाते हैं तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितने हैं 16,000 इंटू कितने परसेंटेज है, तो यहाँ पर 6% पर, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया 160 इंटू में 7 42। तो देखिए 42 इंटू में 160, तो यहाँ कितना हो रहा है हमारा 6720 आ रहा है। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए अमाउंट। अमाउंट क्या होता है सभी को पता है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर हमारा 16,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 6720। आइए प्लस कर लीजिए यहाँ पर 16,000, तो आप देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 22,720। क्लियर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। 15 MCQ देखिए 15 MCQ अच्छा है। यहाँ पर हमें बताना है कि मशीन हमें परचेज़ करनी चाहिए या नहीं परचेज़ करनी चाहिए। मैंने आपको जो हमारे नोट्स थे उसमें अवेलेबल कराया हुआ है लीज डिसीजन के नाम से एक टॉपिक। तो जिसने भी नोट्स परचेज़ किए हुए हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस MCQ में। बट आइए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। फिर भी देखिए कह रहा है ए मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000। हम मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। मशीन यदि हम परचेज़ कर सकते हैं तो उसकी आज की वैल्यू दी हुई होगी। मशीन परचेज़ करूँगा तो आज करूँगा, तो यहाँ पर देखिए परचेज वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000। क्लियर है। कह रहा है मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 12,000 हमें उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा नेक्स्ट 5 ईयर तक। और बोरोइंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 10% पर एनम। तो देखिए कितना कंट्रीब्यूट करना है हमें, जो हमें कंट्रीब्यूट करना है 12,000 रुपये करना है कितने ईयर तक, फॉर
5 ईयर, और एट द रेट कितना है 10% पर एनम। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, मशीन परचेज करता हूँ तो ये 50,000 जो मेरे पास अवेलेबल है, वैल्यू आज की वैल्यू अवेलेबल है। अब जो मुझे वैल्यू दी हुई कि 12,000 यहाँ पर हमें हर ईयर उसमें इन्वेस्ट करना होगा, यानी कंट्रीब्यूट करना होगा मशीन में, और बोरोइंग कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं 10% है। यदि मैं इस 12,000 की 5 साल तक की प्रजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मैं ईजिली बता सकता हूँ कि मुझे मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। मशीन परचेज करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी प्रजेंट वैल्यू ध्यान से सुनना, प्रजेंट वैल्यू, कंट्रीब्यूशन की प्रजेंट वैल्यू कम है किससे, परचेज वैल्यू से, तो हम डेफिनेटली लीज को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लेकिन हमसे पूछा क्या था कि हमें मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए प्रजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, डिवाइड का साइन, इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है, जितने नंबर ऑफ ईयर हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लियर है? नोट्स में सब चीज़ अवेलेबल है तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है यहाँ पर। देखिए फिर GT का बटन दबाना है और इनटू में क्या कर देंगे हम, एन्यूटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। इक्वल टू कितने टाइम्स दबाएंगे यहाँ पर, 5 टाइम्स, क्योंकि कितने ईयर हैं, 5 ईयर। सब चीज़ मैंने अच्छे से डिस्कस की हुई है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हम MTP डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आइए पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे भी मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आइए तो कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर r यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, फिर डिवाइड इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। फिर हमें क्या करना है, GT का बटन दबाना है, इनटू में एन्यूटी कितनी है हमारी, 12,000, और इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर, 45,490। एक कम 90 आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45,490। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ कि प्रजेंट वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 45,490। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किससे आ रही है, परचेज कॉस्ट से कम आ रही है। मैं मशीन को परचेज़ करता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000, लेकिन मैं हर ईयर उसको यहाँ पर पे करता हूँ, उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ मशीन में, तो मुझे कितने की पड़ेगी, वो 45,490 रुपये की पड़ेगी ओनली एंड ओनली। तो यहाँ पर मुझे बेनिफिट्स हो रहा है तो हम मशीन को परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हम सिंपल सा कह सकते हैं, देखिए प्रजेंट वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, कम है। प्रजेंट वैल्यू कम है तो हम मशीन को परचेज ना करके लीज प्रेफर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए शुड नॉट परचेज, मशीन शुड नॉट परचेज। क्लियर? और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको फाउंडेशन में ही काम में नहीं आएगी, आपके इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाउंडेशन में 14 से 15 मार्क्स का आता है ये चैप्टर। आइए 16 MCQ देखते हैं। 16 में देखिए कह रहा है द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000। ध्यान रखना 100 नहीं है, परसेंटेज हमेशा 100 पे होती है, लेकिन यहाँ पर 1000 पे दिया हुआ है। गलती होने के चांसेस 100% स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करता है। देखिए कितना है, 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली, यानी बर्थ रेट है 39.4 और डेथ रेट है यहाँ पर 19.4। द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज नो इमेजिनेशन और क्रिएशन। क्लियर? कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन पर 1000 पे है, पर 1000, और परसेंटेज किस पे होती है, 100 पे। तो हमें कन्वर्ट करना होगा, अभी देख लेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। कह रहा है कि कितने ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बर्थ रेट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 39.4, एंड डेथ रेट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 19.4। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ऑल ओवर बर्थ रेट कितना है मेरा यहाँ पर, 20%। 20% किस पे है, पर 1000 पर।
मैं यहाँ पर 100 की बात कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज किस पे होती है, ऑलवेज 100 पे होती है। तो मुझे इसको 100 पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2% पर 100 पर, क्योंकि 20% है किस पर, 1000 पर, तो 2% हो जाएगा किस पर, 100 पर, यानी 100 पर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये 2% क्या हो गया, मेरा रेट हो गया, क्लियर है, और 100 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। बता दीजिए कि जो अमाउंट भी कितना हो जाना चाहिए, 200, कितने ईयर में होगा, हमसे सिर्फ और सिर्फ ईयर फाइंड आउट करवा रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या होती है, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है, जब तक कि हमारा अमाउंट अवेलेबल नहीं हो जाता। ये किसकी ट्रिक है, हमारी अमाउंट की, ए फॉर अमाउंट। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था कि ए फॉर क्या है नोट्स में, ए फॉर यहाँ पर अमाउंट है। ये अमाउंट की ट्रिक होती है कि हम अमाउंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो अमाउंट आता है उसमें से यदि मैं माइनस कर देता हूँ प्रिंसिपल, तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। आइए अप्लाई करते हैं। तो देखिए परसेंटेज कितनी थी, 2, तो यानी r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू कितना करना है, 100, इक्वल टू दबाना है, कितने टाइम्स तक दबाना है, जब तक कि पॉपुलेशन हमारी डबल नहीं हो जाती। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखिए 35 टाइम्स में क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी 35 सालों में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ईयर हमारे पास कितना आ गया, इक्वल टू हमने 35 टाइम्स दबाया, यानी नंबर ऑफ़ ईयर। तो नंबर ऑफ़ ईयर कितने आ गए हमारे पास, 35, क्लियर है। और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इनको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, परसेंटेज को कन्वर्ट करना था, 20 को यहाँ पर 2 पर कन्वर्ट करना था। बस यही एक ऐसा पॉइंट था जिसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट आ सकता था। आइए 17 देखिए, 17 क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ट्रिक मैंने इतनी बार आपके साथ डिस्कस की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 6% पर एनम पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। देखिए पेबल किस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। रेट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 6% पर एनम, लेकिन कंडीशन क्या डाल दी, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक नोट्स कराई थी। ट्रिक क्या थी यहाँ पर, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाएंगे कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ़ ईयर हैं, नंबर ऑफ़ ईयर, और फिर माइनस कर देंगे 100, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी तो इसलिए हमें माइनस करना होता है। आइए लेकिन अब गाइस देखिए यहाँ पर r डिवाइडेड बाई 100 करते हैं हम कब, जब ईयरली होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, हाफ ईयरली है। तो यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 200 से। यहाँ पर क्वार्टरली होता तो 400 से डिवाइड करते, मंथली होता तो 1200 से डिवाइड करते, इस बात को ध्यान रखना। आइए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है, 6%। तो r हमारा 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 200 प्लस 1 इंटू में 100। अब इक्वल टू दबाना है। इक्वल टू देखिए कितने टाइम्स दबाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू का भी ध्यान रखना। 1 ईयर है, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 2, तो 2 टाइम्स इक्वल टू दबाना है, क्लियर है। 2 टाइम्स हमने इक्वल टू दबाया, अब हमें क्या करना है, -100। तो आप देख सकते हैं 6.09 हमारा क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 6.09, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्लियर। 18 देखिए द कॉस्ट ऑफ मशीन 1,25,000 इफ़ इट्स यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड टू 20 ईयर, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स कॉस्ट इज 10% पर एनम, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन। मक्खन, बिल्कुल मक्खन MCQ दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल अभी तक MCQ ऐसा नहीं आया कि जो हमारे नोट्स में अवेलेबल नहीं है। बट आइए देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 18 यहाँ पर बिल्कुल मक्खन दिया हुआ है। 18 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू बताइए, स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको ट्रिक नोट्स कराई थी, 1 माइनस r परसेंटेज इंटू में क्या, मशीन की वैल्यू,
मशीन वैल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्रैप वैल्यू। अब इक्वल टू क्या, इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, नंबर ऑफ ईयर यानी यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, समझ रहे हो, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। आइए अब अगेन एक बार रीड करते हैं। देखिए द कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दी हुई थी, 1,25,000 यानी मशीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,25,000। कह रहा एस्टिमेटेड लाइफ है यानी उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है यहाँ पर 20 ईयर, तो इक्वल टू कितने टाइम्स दबाओगे, 20 टाइम्स। डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी आर हमारे पास कितना अवेलेबल है, 10% पर एनम। आइए सब कुछ मिल गया, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वल टू दबाना है 20 टाइम्स। जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी। आइए देख लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस आर परसेंटेज यानी 10% इनटू मशीन की वैल्यू कितनी है 1,25,000 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है 15,197 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। 15,197 पर ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ इन्होंने 15,187, क्लियर है। हमारा कितना आ रहा है 197, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 10 ऊपर या नीचे, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इन्होंने दिया हुआ है 15,400, 15,300, 15,250। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रेंज में कोई नहीं आ रहा ऑप्शन ए के अलावा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है। 18 का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, आपके इंस्टीट्यूट ने भी ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, क्लियर। आइए तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। सभी की ट्रिक्स आपको अवेलेबल कराई हुई है मैंने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को, बट कोई नहीं। आइए 19 देखते हैं। आइए 19 देखते हैं। कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख रुपीज़ एट द एंड ऑफ द 10 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। गजब, मक्खन ने बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं इन एमसीक्यू में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कह रहा है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि मेरे पास जो एक्यूमुलेट हो जाए यानी इकट्ठा हो जाए 10वें साल के एंड में 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे वो 10% मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा मुझे एक सिंपल से एक बात बता दो, जो ये 3 लाख रुपये ये परसेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं परसेंट वैल्यू है, बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए 10 साल के एंड में इकट्ठा हो जाए, तो यानी फ्यूचर वैल्यू है, क्लियर। और फ्यूचर वैल्यू के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक नोट्स कराई थी, आप अगेन नोट कर लीजिए। क्या थी 1 प्लस इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम। एक कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक टाइम्स तो ऑलरेडी इक्वल टू दबा चुके हैं, क्लियर है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है जीटी, और इनटू में क्या होता है हमारे पास एन्युटी। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास इनटू में एन्युटी करने के लिए तो है ही नहीं, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी मेरी यहाँ तक की, मुझे एन्युटी तो यहाँ पर फाइंड आउट ही करनी है। एन्युटी है नहीं, मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एन्युटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू और जी टी, क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 लाख रुपीज़, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस इक्वल टू आर यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर जी टी। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 15.9374। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आ रही है 15.9374। आप देख भी सकते हैं कैलकुलेटर पे, क्लियर है। आइए डिवाइड कर लेते हैं। 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 15.9374।
तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 1882.3.6 18,823.6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम आई इसमें? हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 लाख रुपीज़ अवेलेबल है फ्यूचर वैल्यू है, परसेंट वैल्यू है, बस। आइए 20 देखते हैं। 20 भी अच्छा MCQ है, फंसोगे डेफिनेटली 20 में भी। देखिए 20 में कह रहा है 5,000 इज टू बी पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ ए लोन। व्हाट इज़ द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट बी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा देखिए 5,000 रुपये हम यहाँ पर पेड कर रहे हैं, एवरी ईयर पेड कर रहे हैं। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 14% है, कंपाउंडेड एनुअली। हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है कि लोन अमाउंट बता दीजिए कितना होगा। अच्छा मुझे सिंपल सी एक बात बताइए कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, जो कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू वो बिल्कुल रॉन्ग है। लोन लिया होगा हमने, आज लिया होगा या हम फ्यूचर में लेंगे? आज हमने लोन लिया होगा एंड देन ही तो हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट बनती है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने लोन आज लिया है और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो हमसे सिंपल सा लोन अमाउंट पूछा है, तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए ट्रिक क्या होती है? देखिए R डिवाइडेड बाई 100 + 1, फिर डिवाइड इक्वल टू GT और इनटू में एन्युटी। देखिए R हमारे पास कितना अवेलेबल है? 14%। इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है हमें? 10 ईयर है तो कितने टाइम हो गया? 10 टाइम्स। एन्युटी की वैल्यू कितनी है? 5,000। सब चीज़ अवेलेबल है। क्या आप लोन का अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते? ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए तो देखिए कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर GT तो देख सकते हैं आप आ चुकी है। इनटू में हम क्या करते हैं? एन्युटी। एन्युटी की वैल्यू कितनी है? 5,000 इक्वल टू, तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 26,080.57। क्लियर है? तो 26,080.57 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो किस में होगा कि प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से एग्जाम में सोचना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली बता पाएंगे कि फ्यूचर वैल्यू है या हमारी प्रेजेंट वैल्यू है।